हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास का जो हमने स्टार्ट किया था सिविक्स वाला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, उसका आज हम 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक इंट्रोडक्टरी हो गया था और 2 में हमने उसके जो टॉपिक कवर कर लिए थे। तो जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था वो किया था हमने श्रीलंका में जो बहुसंख्यवाद की जो श्रीलंका में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन्होंने उस चीज़ को किस तरह से डील किया और उसके क्या मतलब कंक्लूजन निकला था। और लास्ट में क्या हुआ, वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। आपस में जो ग्रुप्स थे वो लड़ना शुरू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वहाँ इम्पोर्टेंस किसको दी, बहुसंख्यवाद को दी थी। वहाँ पर क्या है, सत्ता का वहाँ पर क्या नहीं किया गया था, सत्ता का बंटवारा नहीं किया था, सत्ता की साझेदारी नहीं की गई थी, इसीलिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो ये एग्जाम्पल हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। तो हमें यही दिखाना तो हमने वहाँ पर देखा श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं की गई थी। वहाँ जो मेजॉरिटी में थे पावर उन्हीं के हाथ में थी। जो माइनॉरिटी थी उनके साथ उनको डोमिनेट किया जा रहा था, उन पर अत्याचार किए जा रहे थे, उनको उन पर एक तरह से प्रेशर किया जा रहा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेल्जियम की समझदारी। अब यहाँ समझदारी से मतलब है, जो देखो जो डिफरेंसेस होते हैं हमारे, वो 2 चीज़ करते हैं। या तो हमको डिवाइड कर देते हैं, डिवीज़न कर देते हैं, या अकोमोडेशन कर देते हैं। अकोमोडेशन मतलब वो खुद में समा लेते हैं, एक तरह से खुद में ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अगर मान लो जो विविधताएं हैं हमारे, जैसे आपने देखा श्रीलंका में विविधताएं थी, अलग अलग उसके लैंग्वेज के लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं डिवीज़न का कारण बने। डिवीज़न इन द सेंस वहाँ उनमें गृह युद्ध हो गया, मतलब अलग अलग डिवाइड हो गए थे वो लोग एक तरह से। वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे बेल्जियम में क्या था कि वो डिवीज़न का एक रीज़न ना बन के वो अकोमोडेशन बन गई थी। मतलब एक तरह से उन्होंने खुद में ही उस चीज़ को समाहित कर लिया, या हम कह सकते हैं कि आपस में उसको सॉर्ट आउट कर लिया था। मतलब लोगों के बीच में विभिन्नताएं तो थी, लेकिन वहाँ लोगों ने उस विविधताओं को एक तरह से समझदारी से इस तरह से हैंडल किया था कि लोगों में एक तरह से डिवीज़न नहीं आया था, बंटवारा नहीं हुआ था, एक तरह से लोगों में डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ था। अकोमोडेशन कर लिया था उन लोगों ने, खुद को उसमें समाहित कर लिया और कैसे मतलब उसके साथ टैकल करना है वो देख लिया था। तो हम यही देखेंगे इस वाले टॉपिक में। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में बेल्जियम की समझदारी क्या थी। देखो यहाँ एक तो जो श्रीलंका वाला जो टॉपिक था उसमें से और एक इसमें से एक क्वेश्चन बहुत मतलब बनता है, मतलब लेंदी क्वेश्चन जो 5 मार्क दोनों में से एक पूछ लिया जाता है हर बार। अगर इस बार बेल्जियम का पूछा होगा तो अगली बार श्रीलंका का, मतलब इस तरह से पूछता रहता है वो, और कोई इसी क्वेश्चन को बस घुमा देता है। आंसर वही होता है कि जो बेल्जियम की समझदारी कैसे थी, मतलब उन्होंने जो ये आपका जातीय जो विभाजन हो रखा था, जो डिफ्रेंशिएशन चल रहा था, जैसे मतलब जो उसके बेस पे किसके लैंग्वेज के आधार पर उसको किस तरह से डील किया, वो श्रीलंका में पूछ लेगा, बेल्जियम में भी पूछ लेगा। आपको दोनों ही बताने पड़ेंगे कि वहाँ बहुसंख्यवाद को बहुमत दिया गया था, उस वजह से वहाँ पर एक तरह से लास्ट में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। तो वो सारा आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि बेल्जियम ने किस तरह से समझदारी दिखाई जिससे कि वहाँ पर सबको इक्वल राइट्स मिले थे। तो आइए देखते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। देखो जो श्रीलंका थी उन्होंने तो क्या किया, इंपॉर्टेंस उनको दे दी बहुसंख्यवाद को, ठीक है, पावर उनके हाथ में दे दी थी, और उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था। जो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी को नेग्लेक्ट किया जा रहा था, मेजॉरिटी को पावर दी जा रही थी वहाँ। तो जो बेल्जियम था उन्होंने वहाँ देखा कि ऐसी सिचुएशन में जो भी है गृह युद्ध की स्थिति बन गई, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया, अलग रास्ता अपनाया। आइए देखते हैं उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को, देखो वहाँ क्षेत्रीय डिफरेंस थे। आपने देखा होगा कि डच लोग जो नदन एरिया की तरफ डच लोग थे, और आप देखोगे पूरे कंट्रियों में जो डच लोग थे उनकी जो संख्या ज़्यादा थी, 59% थी, और 40% आपके वो थे फ्रांसीसी थे, और फ्रेंच बोलने वाले थे, और 1% आपके जर्मन लोग थे, ठीक है। लेकिन क्या था कि जो अगर हम देखें जहाँ उनकी कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहाँ पर क्या मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा थी, वहाँ पर फ्रेंच की थी। अब सोचो कि पूरे देश में मेजॉरिटी उनकी और वहाँ पर कैपिटल में उनकी, तो डिफरेंस तो था ना उनमें, क्षेत्रीय अंतर तो थे उनमें, उनकी कल्चर को लेकर के विविधताएं तो थी। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि हाँ यहाँ जो है डिफरेंस हैं।
तो इसको किस तरह से लेना है, तो वहाँ जो इनके डिफरेंस हैं वो डिवीज़न के कारण नहीं बने थे। तो उन्होंने क्या किया, 1970 से लेके 1993 तक क्या है, उनके बीच जो संविधान जो बना उसमें कम से कम 4 संशोधन हो चुके थे। सिर्फ इस बात के लिए हुए थे और कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन एहसास ना हो, कि पराया ना लगे कि भाई ये देश हमारा नहीं है, किसी और का है। मतलब इस तरह से लोगों को फील ना हो, एहसास ना हो। सभी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो संविधान बना वहाँ का, उनमें 4 बार संशोधन हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लेना। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बेल्जियम की सरकार ने जो कदम उठाए गए थे उसमें मतलब कितनी बार संशोधन किया गया था और कब से लेके कब तक संशोधन किया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तो लोगों को ऐसा फील ना हो, बेगानापन फील ना हो, पराया फील ना हो वहाँ के जो लोगों को, कि ना तो डच लोगों को फील हो, ना ही जो फ्रेंच हो उनको हो, ना ही जर्मन को। तो उन्होंने जो उनका संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उनमें कम से कम 4 बार उन्होंने क्या है, उन्होंने बदलाव किए थे। वो इसीलिए कि जब उन्हें पता चल रहा था अच्छा ये प्रॉब्लम है तो चलो उसको ठीक कर लिया, कि मतलब ये देखा कि उसमें सबका भला हो। उसमें जर्मन मतलब उनको भी अवॉइड ना किया जाए, जबकि जर्मन 1% थे उनको भी अवॉइड ना किया जाए, फ्रेंच को भी नहीं किया जाए और ना ही डच को। तो इन सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान में 4 बार संशोधन कर दिया था वहाँ की गवर्नमेंट ने। देखो, किसी जगह पर अगर डाइवर्सिटी है, विविधता है, तो उस विविधता को हमें किस डायरेक्शन में ले जाना है, कि हमें उसको डिवीजन बनाना है लोगों में, कि वो डिवाइड का रीजन बन जाए, मतलब डिवीजन करना है, या फिर वो अकोमोडेशन हो जाए कि मतलब खुद में ही आत्मसात कर लें, उसको खुद में ही संभालें कि चलो विविधताएं हैं लेकिन विविधता में एकता। जैसे हम इंडिया को कह सकते हैं, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ बहुत सारे मतलब डिवीज़न होने के बावजूद भी, बहुत सारी विविधताएं होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर डिवीज़न नहीं है, हमारे यहाँ पर विविधता में एकता है। तो आप देखोगे श्रीलंका में क्या किया, उस चीज़ को नहीं डिवीज़न की तरफ ले गए, मतलब वहाँ जो पावर थी वो किसको दे दी, जिसकी मेजॉरिटी थी, तो वहाँ पर आपने पावर की सिंहलियों को दे दी थी और उनको इग्नोर कर दिया था तमिल को। तो यहाँ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जो डिफ्रेंसिएशन तो थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको डिवीज़न की तरफ ना लेकर के खुद में ही आत्मसात कर लिया और सबके हितों को ध्यान में रखते हुए जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस तरह से बनाया ताकि सबका भला हो। और इसीलिए उसमें 4 बार संशोधन हुए, वो इसी वजह से। और ना ही बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें, कि मतलब सभी मिलजुल के रहें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील थी, कि मतलब जो भी अरेंजमेंट किए थे वो एक तरह से यूटोपिया था, कल्पनाशील थी। देखो, किसी देश के लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसे डील करते हो। तो वो श्रीलंका के लीडर के ऊपर डील हो रहा था, इधर आपके बेल्जियम की गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब जो बेल्जियम का लीडर था उसके ऊपर डिपेंड करता था। तो उन्होंने तो मतलब एक तरह से ऐसे कंट्री को मतलब एक तरह से ऐसी व्यवस्था अपनाई थी जो हम सोच ही सकते हैं, मतलब कल्पना ही कर सकते हैं। कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, मतलब जो बेल्जियम ने किया वैसा कोई और देश नहीं कर पाया। उसके अलावा बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए, जो हम इसकी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए ये जो बॉक्सेज हैं, मैंने कहा ना, इन बॉक्सेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ बहुसंख्यक समुदाय में ये तो शासन में क्या हर्ज है, अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज होगा तो किसका राज होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इधर आ जाओ, ये गृह युद्ध दे रखा है कि गृह युद्ध क्या होता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि किसी मुल्क में जो सरकार विरोधी समूह है वो हिंसा का रूप ले लेते हैं, कि मतलब वो गवर्नमेंट को विरोध, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और एक तरह से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, तो वो गृह युद्ध कहलाता है, ठीक है। मतलब वो एक युद्ध सा बन जाता है और फिर उसको हम क्या कह देते हैं, गृह युद्ध कह देते हैं। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने मतलब किस तरह से इसके साथ डील किया, मतलब क्या क्या संशोधन किए थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब क्या पॉइंट रखे गए जिससे लोगों में ये जो डिवीजन का रीज़न नहीं बने थे, एकोमोडेशन हो गया था वहाँ पर, मतलब एक तरह से साझेदारी हो गई थी मतलब उनकी। तो पहला पॉइंट है कि उन्होंने क्या किया, संविधान में इस बात पर स्पष्ट प्रावधान किया था कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। तो उन्होंने ये कर दिया। देखो, कंट्री में जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी, डच की थी। तो अगर मान लो इलेक्शन होते हैं, कुछ होते, तो ऑब्वियस सी बात है डच की गवर्नमेंट आनी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो संविधान में ये प्रावधान ही कर दिया कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होगी उसमें 50% मंत्री डच के होंगे, 50% मंत्री किसके होंगे, फ्रांसीसियों के होंगे।
तो मतलब कोई झगड़ा ही नहीं है अब तो किसी भी बात का। कोई भी संख्या में कम हो, कोई भी संख्या में ज़्यादा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, बराबर तो है, इक्वल तो है। तो झगड़ा खत्म, क्योंकि उन्होंने यहाँ क्या कर दिया, सत्ता की साझेदारी कर दी, सत्ता को क्या कर दिया, बांट दिया। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते थे, अब कोई अगर कोई स्पेशल कानून लाना था तो तभी बन सकते थे जब क्या होते कि दोनों जो भाषी समूह के समुदाय हैं वो एक बहुमत उसके पक्ष में हो। मतलब दोनों ही, मतलब कोई भी अगर कोई स्पेशल कानून बनाना था तो वो तब बनता था जब दोनों ही जो आपके दोनों ही समुदाय के, डच और फ्रेंच दोनों ही समूह के, जब उनको बहुमत दे देते थे तब वो जाके कानून बनता था। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। मतलब एक तरफा फैसला होने का मतलब ही नहीं है, 50-50% होता था। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां। अब अगला जो पॉइंट था, उन्होंने अगला क्या रखा था संविधान में, जिससे कि झगड़े की स्थिति ना हो, गृह युद्ध की स्थिति ना हो। तो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। अब देखो वहां पर एक तरह से तो आपने लैंग्वेज के आधार पर देख लिया कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पावर को। अब उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट के लेवल थे उसके आधार पर भी शक्तियों को बांट दिया था। कि अब उन्होंने जो क्षेत्रीय लोकल जो थे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट थी, उसको स्टेट को दे दिया अपना, कि भाई तुम जानो, तुम्हारी पावर जाने। मतलब एक तरह से उनको पूरी पावर दे दी उनके विकास के लिए। जितना मतलब उसका सेंट्रल का कंट्रोल था पूरे उस पर देश की गवर्नमेंट पर, वैसे ही हर स्टेट का अपना राइट दे दिया उनको, कि वो जो क्षेत्रीय गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से, मतलब यहाँ पर राज्य सरकारें हैं उनको दे दिया था कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ इनके साथ डील करो। मतलब पावर अपने हाथ में, मतलब केंद्र सरकार के हाथ में नहीं थी कि वही सब कुछ, मतलब राज्यों में भी चेंजेस वही कर रहे थे, बदलाव। उन्होंने ये सब हाथ जो है, ये सारी पावर किसको दे दी थी, स्टेट गवर्नमेंट को। तो मतलब यहाँ देख रहे हो आप, जो गवर्नमेंट के लेवल है उसमें भी उन्होंने क्या कर दिया, सत्ता की साझेदारी कर दी और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। मतलब एक के हाथ में पावर नहीं थी, यहाँ सिर्फ जो आपकी केंद्रीय सरकार है सिर्फ उसको ही पावर नहीं दी, उसने बांट दिया उसको। दूसरा ये था संविधान में वहाँ पे। तो इस वजह से क्या, गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनी। मतलब ना तो राज्यों में, स्टेटों में सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा होता था, क्योंकि उनको पावर मिल रखी थी। अगला जो पॉइंट था कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार और उनमें 2 समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। जैसे फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार से बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। अब क्या किया कि ये पॉइंट कह रहा है कि जिस तरह से जो डच लोग थे, अब डच आप देखोगे कि डच मतलब पूरे देश में उनकी जो थी ज़्यादा मेजॉरिटी थी, उनके 59% लोग थे। तो उन्होंने जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी जो बहुमत है वो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई कोई बात नहीं, हम संख्या में जाता है तो कोई बात नहीं, फ्रेंच अगर 50% वो रहेंगे तो रहने दो, 50% हम रहेंगे। फिर तो उन्होंने क्या किया, अब भाई उन्होंने कहा कि जब डच लोग उन पे एहसान कर रहे हैं एक तरह से, तो हम भी उन पे एहसान कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल में तो हमारी मेजॉरिटी ज़्यादा है ना, कैपिटल में तो हम 80% है, वो 20% है। तो चलो उन्होंने हम पे एहसान किया, हम भी उन पे एहसान करते हैं कि यहाँ पे भी उनका इक्वल गवर्नमेंट, इक्वल वो रहेगा प्रतिनिधित्व की। अगर उन्होंने वहाँ पे हमें राइट दिया है, वहाँ पे हमें पावर दी है, तो यहाँ हम उनको दे देते हैं। तो इस तरह से उनमें क्या है, इक्वालिटी मतलब रही थी। तो इस तरह से क्या किया कि उन्होंने वहाँ उनके जो प्रतिनिधित्व है उसको एक्सेप्ट कर लिया, कैपिटल में, केंद्र सरकार में उनका बराबर का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये एक कार्टून दिखा रखा है, बेल्जियम दिखा रखा है, और उसके न्यूज़ उसको भला यह कोई भी समाधान हुआ कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता कि किसी समुदाय के कितने मंत्री होंगे। मतलब वो इस चीज़ को एक तरह से दिखा रहे हैं कि इस तरह से कम्युनिटी के अकॉर्डिंग मंत्री नहीं हो। इधर आ जाओ, बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ पर दिया गया है, और उसमें फोटोग्राफी में अंकित है कि गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी 2 भाषाओं फ्रेंच और डच में दी गई है। यहाँ पे 1 मिनट अब आ जाओ। अब जो अगला पॉइंट था वो क्या था, अगला पॉइंट था कि केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की भी गवर्नमेंट थी। देखो जो हम ये गवर्नमेंट के लेवल देख रहे हैं ना, ये सारे हमारे किस में आते हैं, फेडरलिज्म में आते हैं, मतलब संघवाद में आते हैं, जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, जिस तरह से पावर बांट दी जाती है, गवर्नमेंट के लेवल होते हैं अलग अलग, और उसमें सत्ता को बांट दिया जाता है या पावर की शेयरिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो वो एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं,
एक तरह से फेडरलिज्म कहते हैं या संघवाद कहते हैं। इसके बारे में भी आप आगे इस चैप्टर में भी थोड़ा पढ़ोगे, बाकी डिटेल्ड जो पढ़ोगे वो सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। सेकंड चैप्टर में पूरा चैप्टर ही फेडरलिज्म में संघवाद ही है, ठीक है। यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि देखो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गई गवर्नमेंट, दूसरा स्टेटों में भी गवर्नमेंट हो गई, लेकिन एक तीसरे लेवल की और गवर्नमेंट थी, और वो गवर्नमेंट जो थी वो सामुदायिक सरकार थी। देखो, इस टॉपिक को रीड करने से पहले आप मेरी बात सुनो। केंद्र सरकार में गवर्नमेंट हो गई, उन्होंने इक्वल मतलब मान लिया, इक्वालिटी की मतलब इतने ही 50% उनके होंगे, 50% होंगे। स्टेट में भी ऐसे ही उन्होंने आपस में कर लिया। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, जो सामुदायिक सरकार थी वो क्या थी, एक्चुअल में क्या था? जैसे आप देखोगे कि नदर्न एरिया की तरफ गवर्नमेंट थी एक तरह से, किनकी? डच लोग थे उनकी। ये देखो, एक बार फिर से वापस मैप पे आ जाओ, ठीक है। ये नदर्न एरिया की तरफ आप देख रहे हो, ये आपके कौन से आ गए? डच लोग आ गए। और इधर आप ये इधर देखोगे आपके जो फ्रेंच भाषी लोग आ गए, ठीक है। और फिर यहाँ ये जो आपकी ब्रुसेल्स है, इसमें आपके फ्रेंच भाषी लोग हो गए, ठीक है। इधर आपका जो जर्मनी में, इधर जर्मन हो गए। तो क्या था कि ज़रूरी नहीं था कि यहीं डच लोग रहते थे, मतलब कि हमने कहा कि ये एरिया डच का था, तो क्या डच यहाँ नहीं रहे होंगे थोड़े बहुत? क्या ये जो हैं फ्रेंच यहाँ नहीं रहे होंगे थोड़े बहुत? कहीं ना कहीं रहे होंगे, ठीक है। अब वापस आ जाओ। तो क्या हुआ, जो सामुदायिक गवर्नमेंट बनी थी उसमें क्या होता था, ये एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाती थी। कम्युनिटी इन द सेंस मतलब हर कम्युनिटी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, कि मतलब एक एरिया में कहीं भी वो रह रहे हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी से मिलके एक सरकार बनी, मतलब अपनी अपनी कम्युनिटी की अलग, क्योंकि इसलिए बनाएगी कि उसकी कम्युनिटी से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी उनको वो अच्छे से खुद से हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं उनके साथ अच्छे से। उनको देखो, कोई भी चीज़ें हमसे, अगर कोई प्रॉब्लम हमसे रिलेटेड है, हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी कम्युनिटी लोग उसे बहुत अच्छे से बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि वो भी वो चीज़ फेस कर रहे होंगे। तो हम आपस में मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ईजिली निकल पाएगा। तो यहाँ पर क्या था, जैसे डच हो गए, फ्रेंच हो गए, जर्मन हो गए, तो इन्होंने अपनी अलग अलग एक गवर्नमेंट बना रखी थी, और उसकी पावर इनके खुद के हाथ में थी। क्यों? क्योंकि इनकी गवर्नमेंट थी वो। तो ये जो गवर्नमेंट कहलाई वो क्या कहलाई? सामुदायिक सरकार। तो जो भी कल्चरली रूप पे या लैंग्वेज के आधार पर ऐसे कोई डिसीजन, या एजुकेशन पे, या भाषा से रिलेटेड, या सांस्कृतिक मामले जो भी थे, उनको टैकल करने का काम वहाँ केंद्र और राज्य सरकार ना करके ये सामुदायिक सरकार करती। क्यों? क्योंकि ये उनके कल्चर से जुड़ा हुआ था, और ये वो समुदाय ज़्यादा बेटर समझ पाएगा कि उनके भले में क्या है। तो इन पे जो डिसीजन लेने का जो काम करती थी वो कौन सी करती थी? आपकी सामुदायिक गवर्नमेंट करती थी। मुझे पता है आज से पहले इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता होगा कि ये क्या है, ये तीसरा लेवल किस तरीके का है। हमारे यहाँ तो समझ में आता है, चलो पहला सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, फिर स्थानीय होगा, इस तरह से डिवीज़न कर रखा है, मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब यहाँ कौन? ये सामुदायिक सरकार। तो ये सामुदायिक थी कि मतलब कम्युनिटी ने अपनी गवर्नमेंट बना रखी थी। वो थे कहीं पर, लेकिन पूरी कम्युनिटी की एक गवर्नमेंट थी, वही फॉलो अप हो रही थी वहाँ पर, ठीक है। वो किस आधार पर, मतलब किस चीज़ में हो रहे थे वो चीज़ें उनकी? आपके एजुकेशन में, आपकी कल्चर में, आपकी लैंग्वेज में, इन बेस पे, ठीक है। इन पे जो भी इनके आधार पे कोई भी डिसीजन लेना होता था, तो वो डिसीजन लेने का काम कौन करती थी? ये सामुदायिक सरकार करती थी। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। देखो, वही बात आ गई कि इस जो समुदाय, जो सरकार है, उसका चुनाव कौन? एक ही भाषा के बोलने वाले लोग करते थे। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, एक समुदाय की सरकार को चुनते हैं, और इस सरकार को संस्कृति, भाषा, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लगा होगा, आपको बहुत डिफिकल्ट लगा, कितना कहाँ वोट दें, मतलब पहले सेंट्रल को दें, स्टेट को दें, समुदाय को दें, कहाँ दें, मतलब कितने सारे वोट डालें, कैसे करें, किसको चुनें, कहाँ किसको चुनें, तो कन्फ्यूजन। हालांकि ये जटिल तो था, लेकिन निश्चित रूप से ये जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, मतलब जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी जटिल है। लेकिन क्या है, इससे वो कंडीशन नहीं बन रही थी जो गृह युद्ध की बन सकती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ डिफरेंस जो थे, जो डाइवर्जन जो थे, वो डिवीज़न का कारण नहीं बने थे। जो विविधता जो थी वो अलग नहीं किया उन्होंने लोगों को, मतलब जोड़ के रखा था उन्होंने। इस तरह से रूल्स बनाए थे कि तब सब मिलजुल के साथ रहें। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही, मतलब ये सफल रही, जटिल थी लेकिन सफल रही थी।
इससे मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लग गया। विराम मतलब रोक लग गई थी, जो गृह युद्ध की स्थिति बन रही थी उस पर रोक लग गई। वरना युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बढ़ जाता। ऑब्वियस सी बात है, दो टुकड़ों पे अगर भाषा के आधार पर देखते तो वो दो टुकड़ों में बटा हुआ मिलता आपको। और जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना। जब यूरोपियन संघ से मिलके मतलब वो कई कंट्रियों ने मिलके यूरोपीय संघ बनाया था, तब इंग्लैंड वगैरह ये जो थे ये सारे इन्होंने जो यूरोपीय संघ बनाया था, तो उस संघ का जो मुख्यालय बनाने का डिसीजन कहाँ लिया? ब्रुसेल्स में। रीज़न क्या था? यही व्यवस्था थी वहाँ रीज़न कि ऐसी व्यवस्था जटिल होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ इसको सफल बनाया, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया। तो इसीलिए जो इस संघ का मुख्यालय वो कहाँ चुना गया था? ब्रुसेल्स चुना गया था। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से मतलब अब ये जो हमने दोनों एग्जाम्पल देख ले कि एक जगह आपके सत्ता का जो क्या हो रहा है, साझेदारी हो रही है, एक जगह बिल्कुल नहीं हो रही साझेदारी। हमने उसके आपने वो भी देख ले होंगे कि उसके प्रभाव क्या हुआ कि श्रीलंका में मतलब झगड़ा रहा, गृह युद्ध हो गया, डाइवर्जन हो गया। और दूसरा जो आपने बेल्जियम में देखा कि उन्होंने समझदारी दिखाई और वहाँ पर सत्ता का बंटवारा कर लिया, वहाँ कमेंडेशन हो गया, मतलब उन्होंने खुद में ही चीज़ों को आत्मसात कर लिया था। हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, मतलब दोनों ही होने को तो डेमोक्रेटिक है, मतलब दोनों ही डेमोक्रेसी है, दोनों में लोकतंत्र है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की थी, मतलब अपने हिसाब से अलग अलग से निपटने की कोशिश की थी। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं को आदर करना ही देश की एकता संभव है। कि जो बेल्जियम के लीडर थे उनको लगा कि भाई देश में जितने भी समुदाय कम्युनिटी हैं उनकी क्षेत्रीय भावनाओं का भी हमें आदर करना चाहिए और उससे ही हमारी यूनिटी बनी रहेगी। इस एहसास के चलते दोनों पक्षों में सत्ता में साझेदारी करने का सहमत हुए कि भाई सत्ता की में साझेदारी होनी चाहिए, दोनों की इक्वल होनी चाहिए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करेगा, मतलब अपना कंट्रोल करेगा, तो सत्ता में अनेक हिस्सेदार ना बनने जो सत्ता में उनको हिस्सेदारी ना बनाने का फैसला करता है, जिससे देश की एकता क्या है? संकट में बढ़ जाती है। अब यूनिटी कहाँ रहेगी भाई? वो भी अपने राइट के लिए लड़ेंगे, तो झगड़ा स्टार्ट हो गया, वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति हो गई। ये दोनों एग्जाम्पल आपने देख लिया था। अब है सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। हमने ये पढ़ लिया कि सत्ता की साझेदारी से क्या अच्छा होता है क्या नहीं होता है एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो ये पढ़ेंगे कि सत्ता में साझेदारी क्यों ज़रूरी है, क्या वजह हैं। देखो ऐसा तो आप बता सकते हो कि दोनों आप बताने लगो दोनों देशों के, फिर आपको सारी प्रॉब्लम बताएंगे तब आप बताओगे कि इस वजह से ज़रूरी है। अब आप इतना लेंदी तो आंसर लिखोगे नहीं इतना बड़ा कि भाई दोनों देशों को आप बराबर पूरी स्टोरी लिखोगे कि देखो यहाँ ऐसा हुआ वहाँ वैसा हुआ फिर ऐसा ये कंक्लूजन निकला। तो हम एक जो निचोड़ है क्या निकल के आया वो इस टॉपिक में कवर करेंगे और वो करेंगे हम कल, क्योंकि अगर अभी करूँगी तो ये पूरा टॉपिक कवर होगा नहीं, आधा छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।